नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके बाल विकास की जो क्लास हो चुकी थी, आपकी तीसरी क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने पढ़ा था बाल विकास के जो कथन थे हमारे, इन बाल विकास को किसने क्या कहा था और बाल विकास की जो अवधारणा थी ये शिक्षा मनोविज्ञान की, वो धीरे धीरे परिवर्तन के होती चली गई। किसी ने कहा था आत्मा का विज्ञान और किसी ने कहा था चेतना का विज्ञान। तो कोई बोला था कि ये व्यवहार का विज्ञान है, कोई बोल रहा था ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये तरह तरह के मत सामने निकल कर आ रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि एक ही मत स्वीकार किया गया। जो मत क्या था? जो मत था व्यवहार का विज्ञान। यानी व्यवहार के विज्ञान पर जब डिसीजन लिया गया, जब पशुओं और मनुष्यों के व्यवहार में अंतर समझा गया। किसके व्यवहार में अंतर समझा गया? पशुओं के और मनुष्य के व्यवहार में अंतर समझा गया। तब ये निर्णय लिया गया कि हाँ, व्यवहार का विज्ञान होता है। इससे पहले जो बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक जो थे, वो कह रहे थे आत्मा का विज्ञान। जब आत्मा के विज्ञान के बारे में अरस्तु ने बताया तो उसकी बात शुरू में तो सबको बात ठीक लगी, लेकिन अगर ये मनोवैज्ञानिक तरीके से एक प्रयोग के तौर पर इसको लिया जाए तो यहाँ बात असत्य हो जाती है। क्यों बात असत्य हो जाती है? क्योंकि विज्ञान पर किसी का, आत्मा पर किसी का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि आत्मा कभी किसी की दिखती नहीं है, रंग रूप आकार नहीं दिखाई देता है, इसलिए आत्मा पर प्रयोग करना असंभव था। और ये 16वीं शताब्दी का जो अंत हुआ और उसमें ये कहा गया कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा पर कोई सर्च नहीं की जा सकती है और आत्मा का विज्ञान नहीं होता है। उसके बाद फिर चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना के विज्ञान में ये बताया गया कि जो मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? चेतना का अध्ययन करता है। वो चेतना के अध्ययन पर धीरे धीरे बात ये आई कि चेतना क्या होती है। तो चेतना में देखा गया कि आत्मा का जो सेकंड जो पार्ट होता है, या आत्मा का जो दूसरा रूप होता है, या आत्मा का जो दूसरा नाम होता है, वो चेतना होता है। जब चेतना होता है तो चेतना में क्या होता है? चेतना का भी हम अध्ययन नहीं कर सकते, उसका भी पता नहीं लगा सकते, तो इस बात को भी नकार दिया गया। उसके बाद फिर आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन मस्तिष्क के विज्ञान को भी नकार दिया गया, क्योंकि मन माने आत्मा होती है और मन मस्तिष्क में आत्मा रहती है, तो इस पर भी रिसर्च पूरी तरह से नहीं हो पाई। फिर कहा गया कि ये मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार के अध्ययन में ये रिसर्च किया गया, इस पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए कि पशुओं में अलग व्यवहार होता है और मनुष्यों में अलग व्यवहार होता है। जब दोनों के व्यवहार में अंतर होता है तो उसका अध्ययन किया जा सकता है। ये कहा गया। कहाँ कहा गया? ये व्यवहार के विज्ञान में कहा गया। और जो कहने वाले थे वो वाटसन थे। कौन कह रहा था ये बात? वाटसन कह रहा था। उसके बाद लीपजिंग नगर में इसकी स्थापना हुई और वहाँ एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय पे इस पर रिसर्च करी और रिसर्च के बाद ये पता लगा कि पशुओं का व्यवहार अलग होता है और मनुष्यों का व्यवहार अलग होता है। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती चली गई और आज मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान में। अब देखिए, आपको जो मनोवैज्ञानिक थे या जो जिनके कथन थे, अब उनकी कुछ परिभाषाएं, मैं आपको परिभाषाएं बताता हूँ। देखिए, परिभाषाओं में आपके जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो देखिए, जो सबसे जो मनोवैज्ञानिक थे, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाल विकास, है ना, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है आपको कि किसकी क्लास चल रही है, तो ऊपर लिखना जरूरी है ना। देखिए, अभी पर यहाँ मत जाइए कि राइटिंग सर कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप तो केवल ये देखिए कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए और जो अपना सिलेबस है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं अभी बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, एक दिन पैथोलॉजी हो सकता है कल या परसों में क्लास लूँ पैथोलॉजी की। परसों क्लास लेने के बाद ये कहूँ एक दिन पैथोलॉजी की क्लास, एक दिन हिंदी की क्लास, है ना, एक दिन पैथोलॉजी और एक दिन हिंदी की क्लास चलती रहेगी। जब एक दिन पैथोलॉजी और एक दिन हिंदी की क्लास चलेगी, है ना, तो धीरे धीरे आपकी पैथोलॉजी भी कवर हो जाएगी। जब पैथोलॉजी कवर होगी तो आपका जो 15 नंबर वाला है वो भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी क्लासें दूंगा। पैथोलॉजी आपकी जो रह गई है वो ऑफलाइन में जो आपके पैथोलॉजी रह गए, बहुत से छात्रों से परेशान हो रहे, मैं पैथोलॉजी की भी क्लास दूंगा, है ना। बस आप धैर्य रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें,
वो बढ़िया चीज करने वाला हूं कि आप बस मोबाइल हाथ में रखें और सारी चीजें आपको मोबाइल पर मिलेंगी। सभी टीचर्स मिलेंगे, है ना, एक से बढ़कर एक टीचर मिलेगा आपको इस ऐप पर तुम्हें एक से बढ़कर एक टीचर मिलेगा। यहाँ दतिया के भी टीचर्स मिलेंगे, कुछ बाहर के भी टीचर्स मिलेंगे, एक से बढ़कर एक। आपका ये समझ लीजिए ये वर्ग 3 जो टारगेट है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बस सर पर विश्वास होना चाहिए, सर पर विश्वास नहीं, सर पर विश्वास होना चाहिए, यह अलंकार हो जाता है। किस पर? सर पर या सर पर। देखिए बात दोनों में अंतर है। सर पर यानी ये सर और ये सर, उस सिर होता है और ये सर होता है। ठीक है, आगे समझते रहो, है ना। देखिए यदि आप सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग में थोड़ा सा और मोटिवेशन करूंगा, उसके बाद फिर आगे लेक्चर चलूंगा। अब यदि आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो से कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो भैया ये गलत है, ये चीज गलत है। अगर आपके मोबाइल में नेट है, आप पूरी वीडियो देखिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आता है आगे अपनी लाइव क्लास होगी उसमें कमेंट करो। अगर आप नहीं भी कमेंट कर सकते तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करो, वहां मुझसे पूछो। अगर मैं ना बताऊं तो 10 बार कहना, है ना। और बराबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते रहो, मैं प्रैक्टिस डाल रहा हूं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्लास से मिल रही है, वो सबसे पहले कहाँ जाए, वीडियो में जाएं। नीचे वीडियो 4 ऑप्शन देखेंगे, एक होम पेज दिखेगा और नीचे वीडियो, नोट्स और न्यू बैच ऐसे करके आएंगे। लेकिन आपको कहाँ जाना है, वीडियो पर जाना है। सभी वीडियो देखेंगे आप, पेडोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथ की, और आपकी जो भी सब्जेक्ट है सारी वीडियो उसमें मिलेंगी, है ना। और तब भी अगर वीडियो नहीं मिले तो मेरे को कॉल कीजिए, है ना, मुझे कॉल कीजिए। उसके बाद फिर आपको पर डे प्रैक्टिस सेट भी करना है। पर डे प्रैक्टिस सेट में कहाँ जाना है, यदि आप 150 नंबर का करना चाहते हैं तो सीधे कहाँ पर जाइए, टीचिंग पर जाइए। सबसे पहले एक बॉक्स दिखा होगा, उसमें बैंक लिखा होगा, फिर एसएससी लिखा होगा, फिर एमपी एग्जाम लिखा होगा। लेकिन उससे और आगे जाएंगे तो टीचिंग लिखा होगा। और टीचिंग पे जब आप जाते हैं तो अभी टेस्ट आपके डले हुए हैं, तो वहां जाके आप टेस्ट करिए। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 मिनट है आपके पास, बराबर ऑनलाइन टाइम चल रहा है, आप टाइम कंप्लीट करिए। अगर टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो क्वेश्चन या जो टेस्ट है वो अपने आप सबमिट होगा। सबमिट करने पर आपको आंसर देगा, इतने आपके सही हैं और इतने आपके गलत हैं। याद रखिए, आप समय से पहले करना। अगर यहाँ पर सीख गए तो वहां पर भी एक चीज कर लोगे। अगर यहाँ आपने 20 मिनट पहले कर लिए तो वहां आपका टाइम सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आप अपने घर पर कर रहे हो और सुविधानुसार कर रहे हो। और क्वेश्चन की जो लिमिट है वो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपके कंप्लीट टेस्ट में जाओ तो कंप्लीट टेस्ट भी करते रहो। फिर चैप्टर वाइज में जाओ तो चैप्टर वाइज में भी आपका ऑनलाइन चल रहा है, उसमें भी टाइम चल रहा है ना, तो वहां पर भी कर सकते हो। बस आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए। वर्ग 3 नेट से ही पार होने वाली इस बार। क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए। बस मोबाइल में डाउनलोड कीजिए नेट, बस फालतू चीजों में मत लगाइए, टिकटॉक में मत लगाइए, स्टेटस में मत लगाइए, लेकिन अपने YouTube चैनल पे या फिर अपने ऐप पर अगर आप वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से आपको बता दूंगा। जहां बात समझ में नहीं आई मैं बार बार कहता हूं, अब 10 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने भी ये ठाना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चिल्लाता रहूंगा, तब तक बताता रहूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बस एक ही धैर्य है, जो मुझे आता है वो आपको आना चाहिए। बस जो मुझे आता है वो आपको आना चाहिए और मुझसे भी ज्यादा आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस बार वर्ग 3 पार। एक ही नारा देना है, इस बार वर्ग 3 पार। याद रखिए, इस बार आपको टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है ना। और टीचर बनोगे तभी आगे बढ़ोगे। याद रखना, ऐसी परिस्थिति बार बार आती हैं और बार बार चली जाती हैं और आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आप तैयारी में लगे रहें। इससे बढ़कर आपको कोई साल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो तो भी आप ये दोबारा नहीं ला पाओगे। इसलिए प्यारे भाइयों, नरेंद्र मोदी जैसा प्यारे भाइयों एवं बहनों, एवं ये भी कहें कि हम प्यारे बच्चों, बुरा मत मानना, कोई मुझसे छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लेवल का है, कोई मेरे बच्चों समान भी है। बच्चों समान कहाँ है, सॉरी, एक ही दो होंगे, लेकिन एक एरिया लग जाता है ना, एक अपनापन रहता है। इसलिए मैं आप सबको बच्चों, प्यारे बच्चों कह देता हूँ, एक अपनापन झलकने के लिए, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, है ना।
क्या आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए और आगे निरंतर बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए परीक्षा आगे जाएगी, बिल्कुल मत सोचिए। आप धुआंधार पढ़ाई कीजिए, है ना। और इस बार भर के 3 पाठ एक ही नारा होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, स्किनर कहते हैं, कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। देखिए बाल विकास में आपका जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा चैप्टर चल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या चल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपकी परिभाषा है वो परिभाषा किसकी है? वो है स्किनर की। स्किनर कहता है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? कौन कहता है? स्किनर कहता है। स्किनर याद रखिए, इसमें चार्ल्स स्किनर है, बीएफ स्किनर है। तो ये परिभाषा बीएफ स्किनर ने ही दी है। किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। क्या परिभाषा दी है? बीएफ स्किनर ने यही कहा है। क्या कहा है? कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और मन का विज्ञान है। किसका? व्यवहार और मन, यस, अनुभव का विज्ञान है। किसका? अनुभव का क्या है? विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा था? बीएफ स्किनर ने। स्किनर महोदय क्या बोला? स्किनर सीधा बोले मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आगे देखिए दूसरी परिभाषा दी थी आपके जो मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो। कौन थे? क्रो एंड क्रो ने कहा था। देखिए क्रो एंड क्रो ने कहा था मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या? मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानव संबंधों का अध्ययन है। एक से बढ़कर एक क्लास आएगी और आपकी जबरदस्त क्लास आएगी। जितना टाइम निकलता जाएगा उतनी ही जबरदस्त क्लास आती जाएगी। आप देखते जाइए, उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, है ना। देखते जाइए। आप तो बस ऑनलाइन पकड़े रहिए, ऑनलाइन मोबाइल पकड़े रहिए हाथ में, ऑनलाइन पढ़ते रहिए, है ना। यहाँ से भी आपका उद्धार होगा। देखिए मनोविज्ञान किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव और व्यवहार का विज्ञान है। मानव व्यवहार और संबंधों का विज्ञान है। देखिए अगले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे गैरिसन महोदय ने कहा था मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। अगला जो मनोवैज्ञानिक कौन था? गैरिसन था। गैरिसन ने कहा कि मनोविज्ञान प्रत्यक्ष मानव व्यवहार को दर्शाता है। जो मानव का प्रत्यक्ष व्यवहार होता है उसको दर्शाता है। कौन? मनोविज्ञान। किसको? व्यक्ति प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को दर्शाएगा कौन? मनोविज्ञान। आगे देखिए, आगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, देखिए एक मनोवैज्ञानिक और है मनोवैज्ञानिक। मन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। किनका? मन का नाम सुना होगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं? मन में देखिए मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे? व्यक्ति किससे मान रहा है? वैज्ञानिक खोज से। अगर मनोविज्ञान है तो वैज्ञानिक खोज भी करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई किसकी? मनोविज्ञान की। आगे देखिए आप लोग बस अच्छे से पढ़ते जाइए और मनोविज्ञान की और जबरदस्त क्लासें मिलेंगी आपको। देखते जाओ आप तो, है ना। आगे देखो मनोविज्ञान का शिक्षा के संबंध में क्या अर्थ होता है। देखिए
शिक्षा के संबंध में मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है, किसके संबंध में, शिक्षा के संबंध में, है ना। तो शिक्षा के संबंध में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान को कि कैसे उपयोगी है। देखिए जो हमारी शिक्षा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। अब भाई जो शिक्षा चल रही थी, किसकी रिसर्च हो गई थी, मनोविज्ञान की रिसर्च हो चुकी थी। मनोविज्ञान की रिसर्च होने के बाद ये कहा गया था ये मनोविज्ञान किस काम का है, इसका शिक्षा में क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या क्या पॉइंट बताए गए थे। देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग है ना, किसका प्रयोग होना है, मनोविज्ञान का किसमें प्रयोग होना है, शिक्षा में प्रयोग होना है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मनोविज्ञान का जो प्रयोग हुआ उसमें पहला पॉइंट आता है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए मनोविज्ञान से पहले, किससे पहले, बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए मनोविज्ञान से पहले जो शिक्षा चल रही थी वो गुरुकुलों में चल रही थी। किसमें चल रही थी, गुरुकुलों में चल रही थी। गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उस शिक्षा में बालकों को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता था, केवल शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का मात्र यही उद्देश्य था, कोई भी बालक है, कैसा भी बालक क्यों नहीं है, आप शिक्षा दो, है ना। बालकों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता था। जो आचार्यों की जो पद्धति थी, जो शिक्षा प्रणाली थी वो पढ़ा दिया करते थे। बालकों का उसमें कोई रोल था, कोई भी बालक को तो शिक्षा धारण करनी है, सीधी सी बात ये थी प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और मनोविज्ञान का उद्गम हुआ। जैसे ही मनोविज्ञान का उदय हुआ और उसमें ये कहा गया कि शिक्षा बालकों के अनुरूप होना चाहिए, ना कि अध्यापकों के अनुरूप। कैसे होना चाहिए, बालकों के अनुरूप। बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना मनोविज्ञान का अहम प्रयोग हो गया था, है ना। बालकों को केंद्र में रखकर, बालकों को ध्यान में रखो, बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दो। बालकों को क्या शिक्षा चाहिए, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान ने शुरुआत की और बाल केंद्रित शिक्षा उत्पन्न हुई, है ना। आगे देखिए अगला जो पॉइंट था वो थे आपकी पाठचर्या। क्या, पाठचर्या। देखिए पाठचर्या थोड़ा सा गलत लिखा है, यहां पे फिर से देखिए पाठचर्या, कैरिकुलम। देखिए इंग्लिश में से कैरिकुलम कहते हैं। पाठचर्या जो होती थी, कैरिकुलम जो बनाया जाता था उसमें केवल एक ही बात रखी जाती थी, यहाँ जो हम बना रहे हैं वो प्राचीन पद्धति पर होना चाहिए, शिक्षकों बालकों के अनुरूप नहीं होना चाहिए, जो भी हो बनाते चलो, है ना। लेकिन जब मनोविज्ञान उसमें ऐड हुआ तो मनोविज्ञान में ये कहा गया कि जो भी आप पाठचर्या बना रहे हो, जो भी पुस्तक बना रहे हो, तो किसके अनुरूप होना चाहिए, बालकों के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप, बालकों के अनुरूप। अगली जो तीसरी जो आपकी आती है वो शिक्षण प्रक्रिया। क्या आती है, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया देखिए शिक्षण प्रक्रिया में पहले जो आचार थे या पहली जो शिक्षा थी उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि बालकों को आसानी से पढ़ाया जा सके, बालकों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जो प्रक्रिया वो चलती रहती थी, लेकिन अब प्रक्रिया बालकों के अंदर चुकी है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट है ना, शिक्षण प्रणाली। देखिए जो शिक्षण पद्धतियां थी, जो शिक्षण प्रणाली थी,
पहले अगर कोई शिक्षा में इस तरह की पद शुरुआत में क्या हुआ था, जब मनोविज्ञान का जन्म हुआ तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या इन विधियों का प्रयोग करने लगे। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति है ना, और खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये विधियां प्रयोग करने लगे शिक्षा में। जब इस तरह की विधियों का प्रयोग हो रहा था तो उस समय ये लोग हंसी के पात्र बने और सभी इन लोगों पर हंसी, बोले बच्चे ऐसे कभी नहीं सीखेंगे जैसे तुम सिखाना चाहते हो, बच्चे ऐसे कभी नहीं सीखते हैं, बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं, ये चीज गलत है, ये चीज रॉन्ग है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काम किया और आज वही विधियां कार्य कर रही हैं, है ना। पहले अभिभावक या टीचर इसी में विश्वास रखते थे कि बढ़िया तरीके से पिटाई हो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो, है ना। वो कहते थे आश्रम या गुरुकुल में ही ये पढ़ाई की जा सकती, बाकी और कहीं नहीं हो सकती, है ना। तो धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, ये पद्धतियां परिवर्तन हुई और जैसे परिवर्तन हुई तो ये समय परिवर्तन होता गया और आज शिक्षण विधियों का प्रयोग होने लगा। शिक्षण विधियों में मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और विधियां भी आपके आ जाती हैं। देखिए आगे देखिए, अगला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है अनुशासन। अनुशासन, देखिए अनुशासन का महत्व शिक्षा में। अनुशासन देखिए, प्राचीन काल का जो अनुशासन था, प्राचीन काल में जो डिसिप्लिन था, वो शिक्षक केवल किस में विश्वास रखता था, वो केवल डंडे में विश्वास रखता था। वो कहता था कि अगर बालक को सुधारना है तो डंडे से ही सुधारा जा सकता है, मार पीट कर ही सुधारा जा सकता है। प्राचीन काल की ये पद्धति थी। लेकिन जब मनोविज्ञान का इसमें प्रयोग हुआ तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, शिक्षक को बालकों को नहीं पीटना चाहिए, इस तरह की विधियां ये गलत हैं। और शिक्षक जो मनोवैज्ञानिक जब शिक्षा में आया तो उसमें ये प्रयोग हुए कि बच्चे को प्रेम पूर्वक समझाया जा सकता है और उसको परिवर्तन किया जा सकता है और उस पर अनुशासन किया जा सकता है ना। धीरे धीरे ये प्रयोग होने लगे, आगे चलकर और पद्धतियां विकसित हुई और अनुशासन पूरा कंप्लीट होने लगा। आज बच्चे को, आज स्कूलों में 2009 की नई शिक्षा नीति ये कहती है, अब तो शिक्षा नीति और बन गई है, 2019 की शिक्षा नीति बन गई है। 19 की शिक्षा नीति तो ये कहती है कि आप बालक को हाथ भी नहीं उठा सकते, हाथ क्या, आप तो केवल आंख भी नहीं दिखा सकते हो, ये शिक्षा नीति हो गई है। और प्राचीन काल में आंख दिखाने की तो बात क्या, सीधे डंडे से बात की जाती थी। यहाँ मनोविज्ञान का कितना असर हुआ आपको पता है। देखिए ये मनोविज्ञान ये इस तरह से अनुशासन है। आगे देखिए, व्यक्तिगत भेद, व्यक्तिगत भेद और बुद्धि। देखिए प्राचीन काल में सभी को शिक्षा समान थी, कोई भी हो, कोई व्यक्तिगत भेद नहीं। प्राचीन बस ये जरूर छोटे बड़े को भेद, जाति का बड़ा फर्क था उसमें, वही आप छोटी जाति को तो शिक्षा नहीं देता, बड़ी जाति को शिक्षा दी जाती, ये जरूर था प्राचीन काल में। लेकिन बड़ी जाति का भी हो, वो भी अल्पबुद्धि मंदबुद्धि कोई भी हो, वो सब चला लेते थे, है ना। लेकिन अब क्या होने लगा, अब व्यक्तिगत भेदों के आधार से जिस तरह का बालक है उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। किसने किया, मनोविज्ञान ने। जिस क्वालिटी का बालक है उसी क्वालिटी की उसको शिक्षा दी जाती है। मंद बुद्धि है तो मंद बुद्धि बालक को शिक्षा दी जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि है तो श्रेष्ठ बुद्धि को अलग दी जाती है। एक सेक्शन में ये सेक्शन बी सेक्शन करके बांट दिए गए, ये व्यक्तिगत भेद आते हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये मनोविज्ञान के आने के कारण ऐसा हुआ है ना, तो मनोविज्ञान से बहुत फायदा हुआ है। आगे देखिए, यह लिख देते हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं। देखिए पाठ सहगामी क्रियाओं में प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें केवल इतना ही बताया जाता था कि आप ये पाठ है इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे पढ़ लो,
इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ तो पाठ में आने वाली कहानी कविताओं को रुचिकर बनाने के लिए, उन्हें अच्छे से याद करने के लिए पाठ में आने वाले सभी क्रियाएं बालकों से कराएंगे। इससे बालकों के मानसिक संतुलन का भी पता चले और उसके विकास में भी वृद्धि हो। आगे देखिए, अगला देखिए स्मृति एवं ध्यान। स्मृति एवं अवधान लिख देते हैं ना। देखिए समय परिवर्तन होता गया, समय परिवर्तन से ये सारी विधियां धीरे धीरे परिवर्तन होती चलेंगी। तो स्मृति और ध्यान, पहले जो अभिभावक होते थे या जो शिक्षक होते थे वो केवल इसी बात में विश्वास रखते थे कि बच्चे की पिटाई लगाओ, पिटाई से डर के मारे बच्चे याद कर लेगा, है ना। और धीरे धीरे ऐसे याद कर, जो भी बात याद कराई जाती थी वो पीट कर याद कराई जाती थी। आज आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए तो उन्हें 1.5 का और 2.5 का पहाड़ा भी याद है, लेकिन आज के बच्चों को पहाड़ी 2.5 की क्या, बच्चे तो 10-12 से ज्यादा पहाड़ी करते ही नहीं। पहले के जो माता पिता थे उन्हें 40-40 तक पहाड़ी याद होती थी। आज तक भी उन्हें 12.5 का पहाड़ा याद है, आज तक भी उन्हें 1.5-2 का पहाड़ा याद, 2.5 का पहाड़ा याद है ना। देखिए ये समय है परिवर्तन। वो कैसे था, वो केवल पिटाई के बल पर था। किसके बल पर? शिक्षा पीट पीट कर दी जाती थी और बालक उसको ग्रहण करता था और उसको याद रखता था, है ना। किसके कारण? डर के कारण। लेकिन आधुनिक जब से मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोविज्ञान का उदय हुआ और इस बात को समझा गया ये चीज गलत है, और मनोविज्ञान ने शिक्षा को इतना रुचिकर बताया कि बिना किसी डर और भय के बच्चा आराम से याद कर सकता है। सब्जेक्ट को इतना रुचिकर बना दिया, विषय इतने रुचिकर बना दिए, बालक आराम से याद कर सकता है। तो ये मनोविज्ञान का उसमें उदय हुआ था। आगे देखिए समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, देखिए समस्यात्मक बालक में मनोविज्ञान, पहले जो बालक होते थे जो पिछड़े हुए हैं या जिन्हें किसी कारण से परेशानियों में शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मनोविज्ञान सीधा सा ये कहता है कि कोई बालक समस्यात्मक बालक नहीं होता है। बालक समस्यात्मक नहीं है। स्कूल में परेशानी है, टीचर खराब है, टीचर में समस्या है, अभिभावक में समस्या है, पढ़ाने की पद्धतियां दोषपूर्ण है, इसलिए ये बालक ऐसा है। लेकिन बालक खराब नहीं है, बालक सही है, ये कहा है। मनोविज्ञान में बालक को दोषपूर्ण नहीं ठहराया गया है। ठहराया गया तो अभिभावक, शिक्षक या उसकी पद्धतियों को ठहराया गया है। तो मनोविज्ञान का यहाँ एक अच्छा वरदान सिद्ध हुआ है। अगला देखिए वातावरण का महत्व। वातावरण का महत्व, देखिए वातावरण के महत्व में शिक्षा, मनोविज्ञान ने भी प्रयोग किया और शिक्षा ने भी। प्राचीन काल में वातावरण का भी महत्व था और आधुनिक काल में भी वातावरण का महत्व है ना। धीरे धीरे समय परिवर्तन होता चला गया। तो ये आपको क्या थी, मनोविज्ञान का शिक्षा में कैसे योगदान रहा, कितना बड़ा योगदान रहा बच्चे। बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। एक बार फिर से सुन लीजिए, बालकों को आपको ध्यान में रखकर शिक्षा बनाएंगे। पाठचर्या में भी आपको ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी। अगला देखिए शिक्षण प्रक्रिया में बहुत गजब बनाएंगे, बालकों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रणाली जो है, पद्धतियां भी बालकों को ध्यान में रखकर ही दी जाती हैं। अनुशासन, बच्चे कई पहले तो मर भी जाते थे, शिक्षक दुश्मनी भी निकाल लेते थे, लेकिन आज इस तरह की कोई वो नहीं है ना। किसके कारण? मनोविज्ञान के कारण। मनोविज्ञान ने ही ये सब किया है। व्यक्तिगत भेद की बात करें तो ये अंतर बहुत होता था, लेकिन मनोविज्ञान ने उसको भी खत्म किया। पाठ सहगामी क्रियाएं, स्मृति, अवधान, मैंने ये सारी चीजें भी आपको बता दी। आगे देखिए आपकी विधियों की बात करते हैं, ठीक है ना। विधियों को हम कल लेंगे क्योंकि ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाता है। विधियों का आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो डायग्राम आप थोड़ा सा भी तैयार कर लेना। बाकी मेरा जो अगला लेक्चर होगा
वो मनोविज्ञान की विधियों का होगा। किसका होगा? मनोविज्ञान की विधियों का लेक्चर होगा, जिसमें हम विधियां पढ़ेंगे और ये विधियों एक ना एक विधियां जरूर आती हैं, एक विधि जरूर आती है आपके एमपी टेट में। देखिए मनोविज्ञान की विधियां, देखिए मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो आप समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरी विधियां समझा दूंगा अच्छे से, क्योंकि आज समय हो गया क्लास का पूरा, है ना। तो कल मैं आपको पूरी विधियों के बारे में बता दूंगा। अभी छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए, है ना। देखो ऊपर छोटा बड़ा हो गया, यहाँ से सही कर दो, ठीक है ना। देखो एक जो विधि थी वो थी आपकी कौन सी वाली, आपको नहीं पता, मैं ही बता देता हूं। एक थी आत्मनिष्ठ विधियां। कौन सी? आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां, और दूसरी जो थी वो आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ, है ना। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां, ये दो विधियों में ही हम आगे पढ़ेंगे। लेक्चर यही कंप्लीट हो जाता है। ये विधियां मैं कल ही बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ समय पूरा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, और आगे धीरे धीरे अपनी और क्लासें निरंतर चलती रहेंगे। आप वीडियो रोज देखिए, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ही आपके काम आएंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।